हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। पहले क्लास में मैंने जो बताया था सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम में, वो बेसिकली मैंने बताया था वो प्रोसेस जो बनता है हेमाटोपोइसिस के बारे में बताया था। और इसमें हम डिटेल में सारे सेल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में मैंने बताया था कि 3 तरह का होगा, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और एनके सेल, दैट इज नेचुरल किलर सेल्स। ये जो इसका डिवीजन होता है, ये बेसिकली होता है जो सरफेस में जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस रिसेप्टर, उसके बेसिस पे ये डिवीजन होता है। तो हम पहले देखेंगे बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स जो होता है, ये नेम ये कहाँ से आया बी, तो इसका जो डिराइव हुआ है ये नेम, तो बर्ड्स में जो होता है बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, जहाँ पे बनता है ये ब्लड, वहाँ जो है वहाँ से इसका जो फर्स्ट लेटर लिया गया बी। और हमारे ह्यूमन बीइंग या माउस में बोन मैरो में ये बनता है ब्लड, तो यहाँ से लिया गया बी और ये नेम आया बी लिम्फोसाइट्स। तो इस पे जो बेसिकली जो प्रेजेंट होता है रिसेप्टर्स, वो होता है इम्यूनोग्लोबिन, दैट इज एंटीबॉडी, जो हमारे इसके बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। और एंटीबॉडी के बारे में डिटेल में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो एंटीबॉडी रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो होते हैं उसके ऊपर सेल्स होते हैं, जैसे कि बी सेल काम करता है एज एपीसी, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। तो इसके लिए इसके ऊपर एमएससी भी जो है, एमएससी क्लास 2 एमएससी भी जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये एज ए एपीसी। तो एपीसी के मैंने बारे में क्या बताया था, जो एंटीजन को प्रोसेस करता है और उसका जो एंटीजन का जो मॉलिक्यूल्स है उसको एमएससी के साथ लेके उसको अपने मेम्ब्रेन पे दिखाता है। इसके अलावा और जो है देखेंगे इसके ऊपर क्या क्या है, जैसे CR1 है, इसको CD35 भी बोलते हैं, CR2 CD21। और ये भी रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर फॉर सर्टेन कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट। जो हमारे कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम्स होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। किसी सिग्नल मिलने पे ये एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं, जिसके रिसेप्टर भी इस पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है B220, और इसको बोलते हैं CD45B। ये भी रहता है एज ए मार्कर फॉर बी सेल एंड देयर प्रीकर्सर्स। तो B220 ये इसको क्या बोल सकते हैं, CD45 एज ए मार्कर भी यूज करेगा फॉर द बी सेल और इसके जो प्रीकर्सर्स होते हैं। और दूसरा है FCYR2, मतलब FC रीजन का जो रिसेप्टर होगा 2, उसको CD32 भी बोलते हैं। और ये रिसेप्टर होगा खुद IgG, मतलब एंटीबॉडी जो IgG का जो FC पोर्शन है उसका रिसेप्टर होगा। और दूसरा है CD40 पे जो क्या होगा, जो T हेल्पर सेल का जो CD40 लिगेंड्स होगा उसके लिए ये CD40 इस पे रिसेप्टर होता है। अब नेक्स्ट आते हैं नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर क्या होता है, कोई भी वैसा रिसेप्टर नहीं होता है जैसे कि T सेल में होता है और या फिर B सेल्स में होता है। इसमें कोई भी ऊपर उसके जो होता है रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होता है इस सेल्स के ऊपर। और ये बेसिकली क्या होता है, ये स्मॉल ग्रुप्स होता है एक ब्लड सेल्स का, और ये इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है और ये पेरिफेरल ब्लड में मिलता है। लैक द एबिलिटी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एंड स्पेसिफिसिटी, जैसा कि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में हमने देखा है कि मेमोरी सेल्स या स्पेसिफिसिटी होता है, ऐसा कुछ नेचुरल किलर सेल्स में स्पेसिफिसिटी नहीं होता है या कुछ भी ये मेमोरी नहीं बनाता है। दिस इज लार्ज ग्रेनुलोसाइट लिम्फोसाइट्स और अराउंड 5 to 10% ऑफ पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट्स इन ह्यूमन जो होता है, यानी कि जितना भी लिम्फोसाइट्स है उसका 5 से 10% जो है ये सिर्फ नेचुरल किलर सेल्स ही मिलता है। और ये नेचुरल किलर सेल्स क्या होता है, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी जो है ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट में शो करता है। तो ये जो ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट में जो है ना, ये 2 तरह से पहचानता है कि हाँ ये ट्यूमर सेल्स है कि नहीं है। तो जो पहला तरीका होता है वो होता है नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट मैनर, मतलब कि ये जो ट्यूमर सेल्स रहेगा इसके जो सरफेस जो रहेंगे एंटीजन जो होगा वो सरफेस पे थोड़ा चेंजेस रहेंगे, जैसे कि MSC1 का जो है उसका नंबर लो होगा या कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स दिखेंगे ट्यूमर सेल्स के ऊपर। जो सरफेस जो प्रोफाइल है ट्यूमर सेल्स का वो नॉर्मल सेल से काफ़ी चेंज रहेगा। तो उस चेंज को रिकॉग्नाइज करके ये नेचुरल किलर से पहचानता है कि ये ट्यूमर सेल्स है।
या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, जो ट्यूमर सेल्स होगा या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होगा तो उसके ऊपर क्या करेगा, एंटीबॉडी जाके अटैच हो जाएगा। वो एंटीबॉडी अटैच हो जाएगा तो एंटीबॉडी का जो एफसी पोर्शन है वो एक्सपोज रहेगा और वो एंटीबॉडी जो जिस सेल के ऊपर अटैच रहेगा उसको रिकॉग्नाइज करेगा वो नेचुरल किलर सेल्स और इस सेल्स को किल करेगा थ्रू साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी। तो इसको एडीसीसी भी बोलते हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी ऐसा, ठीक है। तो वो आता है। तो दो प्रोसेस हो गया, नॉन स्पेसिफिक, दूसरा एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट और दूसरा हो गया एमकेएसएस एक्सप्रेस CD16 मॉलिक्यूल एज द एफसी रिसेप्टर फॉर द आईजीजी मॉलिक्यूल। एडीसीसी मैंने समझा दिया। तो ये दोनों प्रोसेस को समझना है कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट अगर है तो ये CD16 जो रिसेप्टर होगा, जो एंटीबॉडी का जो मैंने बताया था जो वाई शेप का रहता है और नीचे वाले पोर्शन को एफसी रीजन बोलते हैं, वो ऐसे करके अटैच होगा और एफसी रीजन ऊपर रहेगा और उसका रिकॉग्नाइज करेगा ये नेचुरल किलर सेल्स, मतलब ट्यूमर सेल्स है, इसके ऊपर अटैच है एंटीबॉडी और उसका जो एफसी रीजन है उसको रिकॉग्नाइज करेगा नेचुरल किलर सेल्स और फिर उसको किल करेगा। दूसरा क्या है, जो ट्यूमर सेल्स या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है उसका जो सरफेस प्रोफाइल है वो चेंज रहेगा। जैसे कोई प्रोटीन में चेंजेस आ सकता है, एमएससी मॉलिक्यूल जो एक्सप्रेस करेगा वो भी लोअर हो जाएगा और बहुत सारे चेंजेस। तो एंटीजन जो है बहुत सारे चेंजेस दिखाता है और नेचुरल किलर सेल्स को पहचानता है और फिर उसको किल करता है। नेक्स्ट आता है टी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ मैंने जो डायग्राम दिया जो दिखाया हुआ है उसको अगर ठीक से देखें तो मैंने इसमें यहाँ पे बी सेल का भी दिखाया है और फिर टी सेल का भी दिखाया है। तो टी सेल जो होगा वो दो तरह का होगा, टीएस सेल और टीसी सेल, टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल। और जो यहाँ पे टी, जैसे बी नेम आया बोन मैरो से और ये टी जो नेम आया ये थैमस से, मतलब इसका जो टी सेल जो मैच्योर होता है वो थैमस में होता है। और ये टी सेल जो है डिवाइड हुआ हेल्पर सेल या साइटोटॉक्सिक सेल पे ऑन द बेसिस ऑफ द रिसेप्टर। टी सेल का रिसेप्टर अगर टी सेल रिसेप्टर होगा और CD4 मॉलिक्यूल अगर रहेगा तो वो होगा टी हेल्पर सेल, और टीसी सेल किसको बोलेंगे, टी सेल रिसेप्टर रहेगा और CD8 रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये याद रखना है कि जो टी सेल एक्सप्रेस करेगा ग्लाइकोप्रोटीन CD4 वो रिकॉग्नाइज करेगा MSC क्लास 2 बाउंड एंटीजन। जैसे मैंने बताया कि टी सेल कोई भी ऐसे एंटीबॉडी को एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जो सिंपली ऐसे ही है एक्सपोज, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी को रिकॉग्नाइज करेगा जो MSC मॉलिक्यूल से बाउंड रहेगा। तो अगर CD4 है तो वो टी सेल जो है क्लास 2 MSC से अगर बाउंड रहेगा उसी को रिकॉग्नाइज करेगा CD4 मतलब टी हेल्पर सेल, और टीसी से मतलब CD8 ये क्लास 1 मॉलिक्यूल से अगर बाउंड कोई एंटीजन है तो उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा। बेसिकली जो है यही दो डिवीजन होता है जो है टी सेल्स का। फिर आता है दूसरा सेल्स मोनोन्यूक्लियर फाइगोसाइट्स। तो मोनोन्यूक्लियर फाइगोसाइटिक सिस्टम में क्या होता है कि ये डायग्राम देखते हैं पहले। ये सेल्स को याद रखिए कि पहले ऐसा सेल्स रहेगा फिर ये बाद में चेंज होके ऐसा रहेगा। ये दो डायग्राम देख लेते हैं। मोनोसाइट से जो है ये मैक्रोफाज बनता है चेंजेस, और ये इसमें कैसा होता है जैसे कि ऐसा समझते हैं कि लेमन लैंग्वेज में एक एग्जांपल कि एक बच्चा जन्म लेता है, फिर वो क्या करता है अपने माँ बाप के घर में रहता है और वो फिर कुछ सीखता है, उसके फिर स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, फिर वहाँ उसका जो है माइंड डेवलप होता है, बहुत सारी मैच्योरिटी आती है, फिर वो जाके बहुत सारे कंपनीज में जॉब करता है। अलग अलग जॉब के बेसिस पे जो है अलग अलग पोस्ट मिलता है, कोई CEO होता है, कोई प्यून होता है, कोई और कुछ सरकारी गवर्नमेंट जॉब लेता है, कोई आर्मी में होता है, कोई पुलिस में होता है, तो अलग अलग हिसाब से। तो सेम थिंग विद द मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स। ये क्या करता है, पहले ब्लड में सिंपली जो है सर्कुलेट करेगा मोनोसाइट्स, तो उसके बाद फिर ये जाके और फिर मैच्योर होगा, टिश्यू में जाएगा, जो मैक्रोफाज बनेगा और डिपेंड करेगा कि किस जगह पे गया है, इसका अलग अलग नाम होगा। तो आते हैं डिटेल में। मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोनोसाइट्स सर्कुलेटिंग इन द ब्लड एंड मैक्रोफाज इन द टिश्यूज। तो मोनोसाइट्स जो होगा ये ब्लड में रहेगा और जब यही से जब चले जाएगा टिश्यू में तो मैक्रोफाज बन जाता है, टिश्यूज में चले जाता है जब।
तो ड्यूरिंग हेमाटोपोइसिस, जब मतलब हेमाटोपोइसिस में क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स बनने का प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, इन द बोन मैरो ग्रैनुलोसाइट्स मोनोसाइट प्रोजेनेटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू प्रोमोनोसाइट्स। तो ये जो है मोनोसाइट प्रोजेनेटर सेल्स, ये किसमें चेंज होगा, डिफरेंशिएट होगा, प्रोमोनोसाइट्स में। और प्रोमोनोसाइट्स कहाँ है, ये बोन मैरो में है। तो प्रोमोनोसाइट्स लीव द बोन मैरो एंड एंटर इन द ब्लड सेल्स। तो कोई भी सेल्स कहाँ बनता है, कोई भी सेल्स कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। तो ये क्या होगा, बोन मैरो में क्या होगा, मोनोसाइट्स प्रोजेनेटर सेल होगा, वो डिफरेंशिएट होगा प्रोमोनोसाइट्स में। प्रोमोनोसाइट्स क्या करेगा, अब क्या करना है, बन गया है वो ब्लड सेल्स, अब क्या करेगा, बोन मैरो को छोड़ देगा और ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। फिर ब्लड में जो है प्रोमोनोसाइट्स ये डिफरेंशिएट हो जाएगा मैच्योर मोनोसाइट्स में। फिर ब्लड स्ट्रीम में मोनोसाइट सर्कुलेट करेगा अराउंड 8 आवर, उसके बाद फिर ये एनलार्ज होगा, फिर माइग्रेट करेगा टिश्यू में एंड डिफरेंशिएट इनटू द टिश्यू मैक्रोफेज। तो इसका जो नेम है वो हमें याद रखना है, पहले बनता है मोनोसाइट प्रोजेनेटर सेल, उससे जो है डिफरेंशिएट होगा प्रोमोनोसाइट्स, ये कहाँ होगा, बोन मैरो में। फिर ये प्रोमोनोसाइट्स जो है बोन मैरो को छोड़ के ब्लड में आएगा और फिर ये डिफरेंशिएट करेगा नॉर्मल मोनोसाइट्स में, और ये फिर ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करेगा और फिर ये माइग्रेट कर जाएगा टिश्यू में और वहां पे डिफरेंशिएट होगा एज अ मैक्रोफेज। ठीक है, फिर अब है डिफरेंशिएशन ऑफ मोनोसाइट इनटू टिश्यू मैक्रोफेज इन्वॉल्व्स एज अ नंबर ऑफ चेंजेस। तो मैंने जो डायग्राम दिखाया था उसमें दिखाएगा, जब वो डायग्राम देखेंगे तो फिर हम ये सब याद कर सकते हैं कि हाँ रिकॉल कर सकते हैं ये सब क्या क्या चेंजेस आता है। सेल क्या होता है, बेसिकली साइज में एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है अराउंड 5 to 10 फोल्ड। जो ऑर्गेनल्स वगैरह रहेगा वो भी बढ़ेगा, नंबर में भी बढ़ेगा और उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी या मैच्योरिटी है उसमें भी बढ़ेगा, और फिर जो फैगोसिटिक एबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और हायर और जो हाइड्रेटिंग एंजाइम्स है जो डाइजेस्ट करता है एंटीजन्स वगैरह को, तो वो भी बढ़ जाएगा, हाइड्रेटिंग एंजाइम्स भी। और जो है बिगिन टू सीक्रेट अ वैरायटी ऑफ सॉल्युबल फैक्टर्स, तो ये सीक्रेट भी करने लगते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस। तो मैक्रोफेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, ये क्या होता है, थ्रू आउट द बॉडी में जो है मैक्रोफेज मिलते हैं। Some take up residence in a particular tissue becoming fixed macrophage and others remain motile and free or wandering macrophage। जैसा बोलते हैं ना कि कोई किसी का जॉब क्या होता है, ट्रांसफर का रहता है, वो यहाँ से वहाँ पूरा होल इंडिया घूमते रहेंगे। और किसी का क्या होता है, एक ही जगह सेटल हो जाता है, वहीं जॉब करता है, वहीं सेटल है, वहीं सब कुछ घर द्वार बार है। तो यहाँ क्या है, वही मैक्रोफेज का क्या है, कुछ तो यहाँ से वहाँ मूव करते रहेंगे, फ्री या वॉन्डरिंग मैक्रोफेज। दूसरा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा एक ही जगह, वो कहीं नहीं मूव करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड मैक्रोफेज। ओके, फ्री मैक्रोफेज ट्रैवल बाय अमोबॉइड मूवमेंट थ्रू द टिश्यू। तो अमोबॉइड मूवमेंट जो क्या होता है, वो फॉल्स वाले या फॉल्स हैंड जो बनाते हैं ना स्यूडोपोडिया से, वो जो मूवमेंट होता है, जो मेम्ब्रेन ऐसा जो ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो ऐसा फॉल्स हैंड टाइप से बनाएगा, और मूवमेंट जो होता है मोबाइल उसकी वैसा ही सेम मूवमेंट जो मैक्रोफेज दिखाएगा उसके थ्रू वो मूव करेगा। अब जो है लोग मैंने बताया था ना कि अलग अलग जॉब रहता है अलग अलग जगह पे, वैसे सेम जो है मैक्रोफेज में क्या होगा, अलग अलग जगह पे जो रहेगा, अलग अलग टिश्यू में अलग अलग लोकेशन पे, तो लोकेशन के हिसाब से जो है इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। जैसे अल्वियोलर मैक्रोफेज उसको बोलेंगे अगर लंग्स में जब रहेगा, हिस्टियोसाइट्स कनेक्टिव टिश्यू में, कफर सेल्स इन द लिवर, मेसेंजियल सेल्स इन द किडनी, मैक्रोग्लियल सेल्स इन द ब्रेन एंड ऑस्टियोक्लास्ट इन बोन। तो कुछ नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पे मिलता है। जैसे लंग्स में क्या होता है, अल्वियोलर सेल्स होते हैं, तो अल्वियोलर मैक्रोफेज वगैरह इस टाइप से नेम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ पे है। ओके, ये डायग्राम देखते हैं, ये मोनोसाइट और मैक्रोफेज। तो डिफरेंशिएट साफ पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनेल्स वगैरह है वो भी कम है, और नेक्स्ट में देख रहे हैं वो ज्यादा है, और न्यूक्लियस पे देख रहे हैं कि उसका साइज भी बढ़ गया है। तो वो जो है फर्दर हम समझ सकते हैं, डायग्राम को ही देख के क्या क्या चेंजेस होता है। तो मोनोसाइट्स टू मैक्रोफेज क्या होता है, 5 to 10 फोल्ड इंक्रीज होता है, ऑर्गेनेल्स भी इंक्रीज होता है, हाइड्रेटिंग एंजाइम्स भी इंक्रीज होगा, और फैगोसाइटिक की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्रैनुलोसाइटिक सेल्स। तो ग्रैनुलोसाइटिक सेल्स जो है, जो उसका जो सेलुलर मॉर्फोलॉजी है या साइटोप्लाज्मिक स्टेनिंग है, ये दो बेसिस पे लेके 3 तरह का होता है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड
बेसोफिल्स। ठीक है, तो नेम से पता चल जाएगा किससे जो है कौन सा स्टेन लेगा, जैसे न्यूट्रोफिल न्यूट्रल स्टेन, ठीक है, बेसोफिल बेसिक, इओसिनोफिल एसिडिक स्टेन। ठीक है, अब आता है इसका मॉर्फोलॉजी, आगे देखते हैं हम। तो ये है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है ये भी जो है जैसे डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि ये मल्टी लोब न्यूक्लियाई है, मतलब डिफरेंट लोब होगा, 2 लोब या 3 लोब, इस टाइप से मल्टी लोब इसका न्यूक्लियस होगा। और ये जो सेल है ना, जैसे मैक्रोफाज जो है फैगोसिटिक एक्टिविटी शो करता है, ये भी वैसा ही वो फैगोसिटिक एक्टिविटी ये शो करेगा। और जब कोई भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन जब बढ़ जाता है तो ये न्यूट्रोफिल का नंबर भी हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और उस को बोलते हैं या उस क्या सिचुएशन को बोलेंगे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, और इसको बोलते हैं। और जब ये बहुत सारा अगर नंबर हमारे बॉडी में इंक्रीज हो गया, इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, और इस सेल्स को बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियस के हिसाब से, और इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और ये स्टेन दोनों से होगा, एसिडिक से भी होगा और बेसिक से भी होगा। ओके, तो ये डायग्राम मैंने पहले भी दिखाया हुआ है कि जो सेल्स अगर डैमेज वगैरह होता है, ये मैंने पढ़ाया कब था, इनेट इम्यूनिटी में। तो जैसा कि मैक्रोफेज वगैरह क्या करेगा, फैगोसिटिक एक्टिविटी शो करेगा या टिश्यू में जाएगा, तो सेम न्यूट्रोफिल भी ब्लड में सर्कुलेट होता है, तो ये टिश्यू में जाता है जहाँ पे की जरूरत पड़ते हैं। तो इस डायग्राम को एक बार देख के रिकॉल कर सकते हैं कि क्या क्या दिखाएगा। ये टिश्यू डैमेज हुआ, यहाँ पे रिलेटेड भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, ये सिग्नल गया, फिर क्या हुआ, चेंजेज आ गया, इसका परमिटिविटी चेंज हो गया, फिर सेल से अगर ये कलर का येलो जो है ये मान लेते हैं न्यूट्रोफिल, अगर मान लेते हैं, या मैक्रोफेज मान सकते हैं, तो यहाँ न्यूट्रोफिल में देख रहे हैं। तो ये क्या करेगा, फर्दर सरफेस अटैच करेगा और यहाँ के बीच के गैप से थ्रू निकलेगा, और यहाँ पे जहाँ पे साइट जो इन्फेक्शन का साइट है वहाँ जाएगा, और फिर फैगोसाइट के थ्रू जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा ये डायग्राम है। तो ये प्रोसेस होता है सेल्स को बाहर जाने का, उसको एक्सट्रावेजेशन भी बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो न्यूट्रोफिल्स आर जनरली फर्स्ट सेल टू अराइव एट द साइट ऑफ inflammatory reaction। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स आर कैपेबल ऑफ एंटरिंग द टिश्यू स्पेस और sites of infection by penetrating through the wall of the blood vessels, and phenomenon is called the extravasation। तो इस डायग्राम में मैंने क्या बताया था कि जो सेल्स है येलो टाइप से, ये क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर रहा है, ये कहाँ गया, टिश्यू स्पेस में गया, वहां पे जहाँ पे की जरूरत है फैगोसाइटिक एक्टिविटी करने के लिए, जहाँ पे की इन्फेक्शन है। So the neutrophil first adheres to the endothelial wall of the blood vessels। ये क्या करेगा, इसमें क्या देखते हैं कि सेल्स क्या करेगा, पहले एडहेर करता है वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, फिर क्या करेगा, पेनिट्रेट द ब्लड वेसल्स थ्रू द गैप बिटवीन द एडजेसेंट एंडोथेलियल सेल्स लाइनिंग। इसमें देख लेते हैं ना, ये यहाँ पे ऐसे गैप है, यहाँ पे गैप है, इसके थ्रू ये निकल गया। फिर पेनिट्रेट द वैस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इन मूविंग आउट इनटू द टिश्यू स्पेस। तो उस डायग्राम को समझ लिया कि ये प्रोसेस है, उसको कैसे ये इन जो है ब्लड स्ट्रीम से थ्रू वहां पे जहाँ पे इन्फेक्शन है वहां गया। फिर देयर आर नंबर ऑफ केमोटैक्टिक फैक्टर्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रोफिल एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। अगर कुछ इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, तो बहुत सारा ये क्या करेगा, सिग्नल देगा यहाँ पे, जो सिग्नल यहाँ पे पहुंचेगा तभी तो ये सेल्स जो है यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा। तो बहुत सारे केमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल IL-1 इंटरल्यूकिन-1, IL-8, या बहुत सारे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स बीटा, और बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं। फिर न्यूट्रोफिल का फैगोसिटिक और जो है मैक्रोफेज का फैगोसिटिक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें क्या होता है, दो तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं, प्राइमरी ग्रैन्यूल्स और सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स। तो प्राइमरी ग्रैन्यूल्स में क्या होता है, ये जो होता है लार्ज होता है, डेंस होता है। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं पेरोक्सीडेज, लाइसोजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स में क्या होता है, ये थोड़ा स्मॉलर होता है। इसमें जो एंजाइम्स रहेंगे जैसे कोलाजिनेज, लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम, ये बोथ ग्रैन्यूल्स फ्यूज विद द फैगोसोम whose content then subjected for the digestion। जैसा कि हमने फैगोसाइटोसिस में क्या देखा था कि ये से सीरोपेटेट टाइप से निकलेगा, वो अंदर खींच लेगा, फिर वो
फैगोलम से फ्यूज करेगा, फैगोलाइसोसोम बनाएगा, फिर कंटेंट जो रिलीज करेगा फिर वो बाहर जाएगा। तो वैसा ही सेम क्या होता है, ये जो दो ग्रैन्यूल्स है वो न्यूट्रोफिल्स में पहले ही प्रेजेंट होते हैं, इसमें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह रहते हैं, तो ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जो एंटीजन आया वो जो है फिर यहाँ पे फैगोसोम के साथ ये क्या करेगा, फिर ये फ्यूज हो गया, इसका कंटेंट क्या हुआ, वो रिलीज हो जाएगा उसमें, फिर वो क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा एंटीजेंस को। Neutrophils have receptor for Fc region of IgE antibody. Therefore, are capable of showing the antibody-mediated cytotoxic reactions against the parasites. तो जैसे Fc region मैंने बताया था कि जो रीजन होता है वाइट, जो वाई शेप का जो होता है एंटीबॉडी, तो नीचे का जो पोर्शन होता है, तो मैंने बताया था ना कि Fc रीजन होता है। तो IgE का जो Fc रीजन है उसका न्यूट्रोफिल के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर होता है। तो आईजीई मेनली क्या होता है, जो हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस होता है टाइप 1 टाइप का, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करेगा, जब ये कोई भी एंटीजन से बाउंड आईजीई है और वो क्रॉस बाइंड फिर कर जाएगा अगर न्यूट्रोफिल वगैरह से, तो फिर क्या करेगा, तो ये फर्दर क्या होगा, उसका जो कंटेंट होगा वो सेल्स का रिलीज होगा और फिर जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी वो दिखाएगा। तो न्यूट्रोफिल chemotactic factors secreted by the mast cells sensitized against the parasites। तो जो न्यूट्रोफिल chemotactic factor जो रिलीज होगा तो NCF, तो उसके अगेंस्ट में भी ये काम करेगा। फिर नेक्स्ट आता है इओसिनोफिल। तो इओसिनोफिल क्या होगा, ये भी फैगोसाइटिक्स जो है शो करता है एक्टिविटी, जैसा कि एक्सटाब्लेशन मैंने बताया न्यूट्रोफिल में, ये भी वही काम करता है। इसका मेजर रोल होता है डिफेंस अगेंस्ट पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है उसके लिए मेनली ये डिफेंस शो करता है। नोन टू सीक्रेट बेसिक प्रोटीन सल्फोट्रांसफरेज एंड सल्फोटेज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल। जैसे कि न्यूट्रोफिल में क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स था और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है स्टोर करता था। सेम विद द इओसिनोफिल, ये इसका अलग अपना ग्रैन्यूल्स होता है और ये स्टोर करता है सल्फोट्रांसफरेज और सल्फोटेज। और इसके ऊपर भी क्या होगा, एफसी रीजन ऑफ आईजी का रिसेप्टर होगा, तो सेम जो न्यूट्रोफिल शो करेगा ये भी वही करेगा। और ये जैसे कि न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर के लिए रिस्पॉन्ड करता है, सेम इओसिनोफिल क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर के अगेंस्ट में। ओके, नेक्स्ट आता है बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स क्या होगा, मतलब ये नॉन फैगोसाइटिक ग्रैन्यूल्स है। जैसे न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल क्या था, फैगोसाइटिक, तो बेसोफिल्स क्या है, ये नॉन फैगोसाइटिक है। और इसका जो होता है मेनली क्या रोल होता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस। तो टाइप 1 जो होता है, इसमें क्या होता है, आईजीई इन्वॉल्व रहेगा। तो आईजी मॉलिक्यूल बाउंड टू बेसोफिल थ्रू एफसी रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन व्हिच एक्सर्ट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग टिश्यू। तो बहुत सारे केमिकल से रिलीज होंगे, तो जो है वो फिर टाइप 1 जो है हाइपर सेंसिटिव जो रिएक्शंस होता है वो शो करेगा। ये बेसिकली क्या करता है, जो मसल सेल्स हैं उस पे शो करेगा, उसका जो रिलीज करेगा केमिकल, ये जो सेल, तो उस पे क्या होगा, जो मसल्स या वास्कुलर सब्सटेंस जो होता है वो सब रिलीज करता है, वो फर्दर जो है वो रिएक्शंस दिखाएगा। तो इतना ही जो था सेल्स के लिए, और मैंने बेसिकली जो है इम्यूनोलॉजी बाय क्यूबिक को ही रेफर किया है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं इस वीडियो में।